वक्त की रफ्तार। मंथन ठीक कह रहा है सर। सर ये गोल्डन चांस था। डीएम के खिलाफ जनता आवाज क्यों नहीं उठाती? तो हमने ये जो छापा है वो क्या है? ये जो फोटो छापी है वो क्या है? वो जनता की आवाज नहीं तो क्या है? जनता की आवाज हम हैं, प्रजासत्ताक है। और मंथन, डोंट बिहेव लाइक एन इमेच्योर चाइल्ड। तुम एक जर्नलिस्ट हो, जिम्मेदार हो। आज तक डीएम को किसने रोका है? हमारे पेपर ने। तो आज तक पता नहीं वो क्या से क्या कर जाते हो लोग। और याद रखो, एक दिन हमारा ही पेपर उनको तहस नहस करेगा। और जाओ अपना काम करो। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सत्यनारायण जी आइए, बैठिए प्लीज। ये कल के अधिवेशन में तो आपने हमारे कपड़े उतारना ही बाकी रखा। मानते हैं कि आप विरोधी दल के हैं, थोड़ा दोस्ती का ख्याल तो क्या होता है? किस बात का ख्याल रखे देसाई, और क्यों रखे? आदिवासी क्षेत्र में बच्चे बिना अनाज और दवा के मर रहे हैं। मुझे अफसोस है, हमने सारी मदद अभी भेजी, कमीशन भी बैठा दिया। आप जैसे विरोधी नेता, उनके सामने हमारी मजाल क्या है कि हम सांस लेने के लिए खड़े हों? मैं आपको सचमुच सांस लेने नहीं दूंगा मुख्यमंत्री जी। अगर आपने मेरे यहां से उठने से पहले रत्नाबाई के बारे में कुछ फैसला नहीं किया। कल जानबूझ के मुझे 0 आवर में यह सवाल उठाना पड़ा था। तो कहिए, आप क्या कर रहे हैं? एक बेसहारा बूढ़ी आदिवासी औरत को अपने हक के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ऐसे दिन आ गए आपकी सरकार होते। सत्यनारायण जी, ऐसा है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है देसाई। मैंने होम डिपार्टमेंट से भी बात कर ली है। वो जमीन उस औरत की पुश्तैनी जमीन है। जब भूमिहीन लॉ बना था तो वो जमीन उसके ससुर के नाम हुई थी, और ऐसी जमीन कोई खरीद भी नहीं सकता। तो किसी को इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने का क्या अधिकार है? और जिस आदमी ने यह किया है वो एयर कंडीशन मर्सिडीज में घूम रहा है, और उस बेचारी औरत को इस उम्र में भूख से तड़पना पड़ता है। कहाँ है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर? हमने इसके ऊपर बहुत विचार किया। हाँ, तुम विचार करते रहो, तब तक वो बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। विचार मत करो, कृति करो, कृति। आई वॉन्ट योर इमीडिएट एक्शन। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे होम डिपार्टमेंट ने पूरी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली। उसकी जमीन उसको जल्दी मिले, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन प्लीज ये हड़ताल बंद करवा दीजिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। गुड, ठीक है, मैं आज ही वहां जाऊंगा। अरे he has come. अरे नहीं भाई, नहीं। अरे नहीं, आप मुझे ये बड़े शर्म की बात है कि एक लाचार बूढ़ी और मजबूर औरत पर इतने अत्याचार हो कि वो मौत के करीब आ जाए। अब कहो, इसे क्या कहा जाए? ये गरीबी का जुर्माना है? ये कमजोरी और लाचारी की सजा है? मैं जानता हूं इस दुनिया में सत्य की तलाश बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मौजूद जरूर है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उन लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाऊंगा जिन्होंने ये अपराध किया है। आज रत्नाबाई को तो इंसाफ मिल गया है, लेकिन उस बिल्डर के साथ न्याय होना बाकी है जिसने रत्नाबाई के साथ ये जुर्म किया है। अब मैं रत्नाबाई से अनुरोध करता हूं कि वो अपना अनशन तोड़ दें
मैं अपना अनशन तोड़ रही हूँ। जब तक इंसान के भेष में सत्यनारायण जी जैसे भगवान मौजूद हैं, सत्य को जरूर इंसाफ मिलेगा। सच है, हजारों निराशाओं के बीच एक आशा की किरण जरूर होती है। ये आपकी जमीन के पेपर्स। सर, एक मिनट सर, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि सच्चाई का सहारा देने के लिए कोई तो इस दुनिया में आपके रूप में मौजूद है। और सर, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि रत्नाबाई को उसका हक मिल गया। अरे वो तो मिलना ही चाहिए। मेरी कोशिश हर वक्त न्याय दिलाने की होती है और मैं न्याय दिला के रहूंगा। सर, लेकिन आपकी ही पार्टी के एक नेता दिव्य मोहन, जिन्हें अन्याय का दूसरा नाम समझा जाता है, यहाँ जनता ने उनके खिलाफ बहुत नारे लगाए हैं। उनके प्रति आपने क्या रुख अपनाया है? आपकी शिकायतें हैं, आपकी नाराजगी बिल्कुल वाजिब है। मैं दिव्या मोहन से इस सिलसिले में मिल चुका हूँ। सर, लेकिन अन्याय का ये सिलसिला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। उस बिल्डर सफल कुमार पर क्या होगा सर? जिसने भी गुनाह किया है वो नहीं बच सकता। कानून उसे जरूर सजा देगा। मधुकर, सिर्फ डीएम की वजह से वो जमीन मेरे हाथ से निकल गई, वो भी उस बुढ़िया के हाथों। उस बुढ़िया ने इस उम्र में इतने दाव पेच कहां से सीखे? जरूर उसके कोई पीछे होगा। अरे मैं तो करोड़ों से नीचे उतर गया, मेरा क्या होगा? बर्बाद हो गया मैं। ओहो, अब लेवल में आने के लिए मुझे 2-4 घोटाले और करने पड़ेंगे, वो भी मोटे मोटे। शांत हो जाओ सफल कुमार, शांत हो जाओ। मेरे भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि पिंजरे में कैद बिल्ली शेर से ज्यादा खतरनाक होती है। दरअसल तुमने उस मनहूस जमीन पर हाथ रखकर ही गलती की। खुद तो फंसे ही, डीएम साहब की इज्जत का भी भरे बाजार जनाजा निकलवा दिया तुमने। हाँ जी, अब तो सब मुझे भाषण देंगे, सब मेरी गलतियां निकालेंगे। लेकिन मधुकर जी, ये डीएम साहब की इज्जत का जनाजा कैसे निकला? ये तुम ना ही समझो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका नुकसान तुम्हारे करोड़ों रुपए के नुकसान से कहीं ज्यादा है। देखो भाई, तुम तो सिर्फ 20-25 लोगों में मशहूर होगे ना, लेकिन डीएम साहब तो सारी जनता के दिल में राज करते हैं। और इस तरह इज्जत का कबाड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन मधुकर बाबू, डीएम साहब ही तो गए थे उस बुढ़िया के पास उसे जूस बनाने के लिए, मुझे राजनीति का पाठ पढ़ा रहे थे। देखो सफल, डीएम साहब ने तो अपने हिसाब से चाल बिल्कुल ठीक चली थी, लेकिन बेचारे थोड़ी गलतफहमी में पड़ गए। उस बुढ़िया को उन पर गवाह समझ बैठे, लेकिन उस बुढ़िया ने 2 थप्पड़ रसीद किए, एक तुम्हारे गाल पर और दूसरा डीएम साहब के गाल पर। लेकिन डीएम साहब तो किसी तरह सह गए, क्योंकि राजनीति में इंसान को मोटी चमड़ी का तो होना ही पड़ता है। डीएम साहब ने तो यह समझ लिया कि उनकी अपनी मां ने उनके सर पर हाथ फेरा था, जो धीरे धीरे चलता हुआ उनकी गाल तक पहुंच गया। कमाल है मधुकर, आपने तो पलटी मारकर डीएम की इज्जत फिर से बना ली, लेकिन मेरे करोड़ों के नुकसान का क्या होगा? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग जॉन, यू हैव कम वेरी गुड। ये लो ब्रेड और बटर का ब्रेकफास्ट करो। अरे ये क्या अंकल, आप खुद ही ब्रेकफास्ट बना रहे हो? क्या करना, जूरी गोवा गया है और वो भी 1 महीने के लिए। मुझे तो आदत डालनी पड़ेगी। कल जूरी मैरिज करके अपने हस्बैंड के घर जाएगी तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। लो खाओ। अंकल, आपने जूली का मैरिज के बारे में कुछ सोचा? यस, आई नो योर फीलिंग्स माय सन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैरिज तो जूली को करना है।
अंकल, आई एम वेटिंग फॉर अ डिसीजन। जॉन, जूली योगेश को लेकर सेंटिमेंटली बहुत हर्ट है। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूं, लेकिन जूली के फीलिंग को बहुत करीब से जानता हूं। लेकिन अंकल, आखिर कब तक ये यूं ही चलता रहेगा? फॉर हाउ लॉन्ग? आप इस बारे में कुछ फैसला क्यों नहीं करते? यस माय सन, अब मुझे इस मामले में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये सेंटिमेंट और इमोशनल का मामला है। अगर जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लिए तो किसी का दिल टूट सकता है। एक दिल तो जरूर टूटेगा अंकल, जूली का नहीं तो मेरा टूटेगा। यस माय सन, अगर जूली और योगेश का लव फेल होता है तो 2 दिल टूटते हैं, और अगर उनका लव सक्सेस हो जाता है तो तुम्हारा एक दिल टूटता है। तुम ही अपना दिल बड़ा कर लो या सहन कर लो। गॉड विल बी विथ यू। यप। सर, आपसे मिलने मिस्टर जोसेफ आए हैं। ओके, सेंड हिम इन। हेलो योगेश। आइए अंकल, बैठिए। हाउ आर यू माय सन? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गॉड का ब्लेसिंग है। जूली कैसी है? हैं? तुम मुझसे पूछता है? आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, इसमें सॉरी की क्या बात है? वो बहुत अपसेट था, इसलिए अपनी आंटी के पास गोवा चली गई। गोवा चली गई? हाँ। और मुझे बताया तक नहीं? वो तुमको फोन किया था, तुम घर पे नहीं था, इसके बाद कुछ नहीं बताया। वापस कब आएगी? आफ्टर 1 month। वहां का कोई फोन नंबर है आपके पास? नो, इट इज इंटीरियर ऑफ गोवा। ओ आई सी। जूलिया नहीं है और आप मुझसे मिलने आए हैं। जरूर इसकी कोई ना कोई वजह होगी। योगेश, लव गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है, उसमें इंटरफियर करने का किसी को राइट नहीं है। मैं एक बेटी का बाप हूं, बहुत सोचने के बाद तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हारे मामले में इंटरफियर कर रहा हूं, बिकॉज वो मेरी लड़की है। क्यों? तुम खामोश हो? एनी प्रॉब्लम? अंकल, दरअसल मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। आप कुछ लेंगे? जरूर लूंगा। क्या लेंगे आप? मेरे सवालों का जवाब, आंसर्स। जवाब? तुम जूली से लव करता है? जी अंकल, अपने आप से भी ज्यादा। उसे मैरिज करेगा? अंकल, आपको कोई डाउट है? डाउट मुझे ही नहीं, जूली को भी है। Whenever she wanted to discuss this subject with you, तुमने अवॉइड कर दिया। देखो योगेश, लव दुनिया में खुशियां बांटता है, बट मेरी बेटी की आंखों में उदासी क्यों है? बस मुझे तुमसे इसी सवाल का जवाब चाहिए। अंकल, मैं आपको क्या जवाब दूं? योगेश, तुम प्रैक्टिकल आदमी हो, अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। खामोश हो गए? एनी प्रॉब्लम? अंकल, मैं ऐसे खानदान से हूं जहां बड़े बुजुर्गों की बातों को टाला नहीं जा सकता। हमारी बाप, मेरी ग्रैंडमदर उसूलों और परंपराओं की बहुत पक्की है। आई एम अवेयर ऑफ दैट माय सन, लेकिन मेरी बेटी इन सारी बातों का बोझ कब तक और क्यों उठाती रहे? अंकल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं
कि मैं जूली से प्यार करता हूं और उसके बगैर जी नहीं सकता। योगेश, दिस इज योर फीलिंग। प्रैक्टिकल लाइफ और कुछ है, और उसे फेस करना ही पड़ता है। टेल मी, व्हाट इज योर डिसीजन? अंकल, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी योगेश। जो वक्त पर डिसीजन नहीं लेता वो कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल, आप ऐसी बात करके मेरी हिम्मत मत तोड़िए प्लीज। हिम्मत तो उसकी टूटती है योगेश जिसकी जवान बेटे की आंखों में उदासी होती है। योगेश, अगर तुमने जूली को रुलाया तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, और अगर तुम जूली के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो हम तुम्हें माफ नहीं करेगा। गॉड ब्लेस यू। डैड है वहाँ? वो तो घर चले गए। योगी। जी डैड। मुझसे कुछ बात करनी थी? नहीं डैड, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। डैड, जूली के पिता आज मुझसे ऑफिस में मिलने आए थे। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया। और उसका जवाब तो मुझसे मांग रहे हो? जवाब तो एक पल में दिया जा सकता था डैड, वो तो मैं दे देता, लेकिन यहां दो जिंदगियों का सवाल है। एक जूली की जिंदगी जो उसके सामने है, और दूसरी बा की जिंदगी जो उनके अतीत के साथ जुड़ी हुई है। डैड, अब आप ही बताइए, इस मजबूरी का क्या इलाज है? अगर बा के हक में फैसला करता हूं तो जूली की जिंदगी उजड़ती है, और अगर जूली के हक में फैसला किया तो बा का वो अतीत जो धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है वो डगमगा जाता है। और फिर मैं कौन होता हूं इन बातों का फैसला करने वाला? ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब जूली के लिए तुम्हारे मन में भावना आई।